In this lecture, we will discuss about the air compressors and especially the reciprocating compressors. So what is air compressors? Air compressors और गैस कंप्रेसर्स भी बोलते हैं। तो जो वर्किंग फ्लूइड है जिसका कंप्रेशन हमें करना है, अगर वो एयर है तो उसको एयर कंप्रेसर बोलेंगे, और एयर के अलावा और कोई गैस अगर है तो उसको गैस कंप्रेसर बोलते हैं। जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल में भी कंप्रेसर्स यूज होते हैं। जो आप फ्रिज देखा होगा आपने, फ्रिज में एक कंप्रेसर लगा होता है, तो उसमें जो वर्किंग फ्लूइड है उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो वो रेफ्रिजरेंट जो है वो अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे R12 होता है, R22 होता है, R134A होता है। तो वो अलग अलग टाइप के क्या हैं, वो हाइड्रोकार्बन हैं अलग अलग टाइप के, जिनको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो उन रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए जो कंप्रेसर यूज करते हैं उसको गैस कंप्रेसर बोलते हैं। ठीक है, जो कंप्रेसर होते हैं, क्या है कंप्रेसर का जो फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस और वेपर। ठीक है, कोई गैस हो सकती है या वेपर हो सकती है, ठीक है, या फिर एयर भी हो सकती है। एंड फॉर दैट वर्क इज डन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ए गैस और वेपर, और उसको कंप्रेस करने के लिए जो वर्क की रिक्वायरमेंट है वो कहां से देते हैं, आउटसाइड से देते हैं। वर्क इज डन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, वर्क इज डन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं। पहले तो गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है। गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है, जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशंस पे गैसियस फेज में होते हैं उनको हम बोलते हैं गैस। और जिनको हम, जो गैसियस फॉर्म में नहीं है, जिनको हम कन्वर्ट करते हैं उसको हीट प्रोवाइड करके या किसी और मेथड से, उनको बोलते हैं वेपर। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनको वेपर कोई नहीं बोलेगा। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे वो अपने गैसियस फेज में रहती हैं, उनका फेज कैसा रहता है, गैस फॉर्म में रहता है, इसलिए उनको गैस बोलेंगे। लेकिन जैसे अगर हम पानी को ले लें, तो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है लगभग मान लीजिए कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो इस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करते करते उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के बाद वो जो है वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से जो हमें वेपर जो फेज मिल रहा है उसको हम वेपर बोलते हैं, उसको गैस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल कंडीशन में गैसियस फेज में होता है उसको गैस बोलते हैं, और जिसको हीट प्रोवाइड करके हम कन्वर्ट करते हैं गैस फेज में उसको वेपर बोलते हैं। तो वेपर के लिए भी कंप्रेसर यूज होता है, गैसेस के लिए भी कंप्रेसर यूज हो जाता है। एयर जो है वो क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, और रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही गैसियस फेज में रहती हैं, इसलिए एयर को भी हम एज ए गैस कंसीडर कर सकते हैं। तो गैस और वेपर दोनों के लिए एयर कंप्रेसर यूज किए जाते हैं, एयर कंप्रेसर या गैस कंप्रेसर यूज किए जाते हैं। बट लिक्विड्स के लिए कंप्रेसर यूज नहीं होते। कंप्रेसर का जो फंक्शन है टू इंक्रीज द प्रेशर, टू इंक्रीज द प्रेशर, तो ये जो इसका फंक्शन है प्रेशर इंक्रीज करना, वो सिर्फ किसी गैस या वेपर के लिए ही होता है। लिक्विड्स के लिए कंप्रेसर यूज नहीं किए जाते हैं। लिक्विड्स का अगर प्रेशर इंक्रीज करना है तो उसके लिए पंप यूज करते हैं हम। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो कंप्रेसर्स हैं, कंप्रेसर्स ओनली डील विद द गैसेस। कंप्रेसर्स ओनली डील विद द गैसेस। कंप्रेसर जो है वो सिर्फ गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है वर्क इनपुट काफी ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू द लिक्विड्स। उसका रीजन ये होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब होता है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो उसका प्रेशर इजीली बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम को चेंज करने में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है।
इसीलिए जो पंप है उनका जो वर्क इनपुट है वो बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं। बट जो गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, प्रेशर इंक्रीज करने में उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा वर्क इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका एक फायदा भी है। क्या फायदा है? जो गैसेस हैं या जो वेपर्स हैं, उनमें जब हम बहुत ज्यादा वर्क इनपुट लगा रहे हैं और उसमें से काफी ज्यादा जो वर्क इनपुट है उसके वॉल्यूम को कम करने में कम उसके वॉल्यूम्स को कम करने में कंज्यूम हो रहा है, तो फिर उसमें हम एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब लिक्विड्स है, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पहले से ही पास पास है, उसमें हम बहुत ज्यादा फोर्स अगर लगा लें तब भी उसमें ना के बराबर उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो चेंज होता है, उसका जो पोजीशन है वो चेंज होती है। इसलिए उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि पहले से ही वो बहुत पास पास में है और उनको क्लोज जो है वो आ नहीं पाते। लेकिन जो गैसेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो प्रेशर, उसका वॉल्यूम कम करना या उसको कंप्रेस करना, प्रेशर इंक्रीज करने से हम क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आते हैं। लेकिन उसका नेचर तो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से ट्रेवल करते रहते हैं, तो वो हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाना चाहते हैं। लेकिन उसको कुछ वर्क लगा के हमने क्या किया, उनको पास पास करके उसका वॉल्यूम को कम कर दिया। तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही उसको मौका मिलेगा एक्सपेंड होने का, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका नेचर वही है। ठीक है, अपने नेचर के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करता। तो क्या, जैसे ही उसको मौका मिलेगा एक्सपेंड होने का, वो एक्सपेंड होंगे, वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, जिसकी वजह से वो एनर्जी को हम फिर से वापस यूज कर सकते हैं। तो जो एयर है या जो गैसेस हैं उसमें उसको कंप्रेस करने में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन फायदा ये है कि हम उसमें एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। लिक्विड्स में एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, जब तक उसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे काम ले सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कंप्रेसर में क्या करते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप कहीं गाड़ी वगैरह में हवा भरवाने जाते हैं तो उनके पास एक कंप्रेसर रहता है, तो वो हवा भरते रहते हैं ऐसे ही, और जैसे ही उस कंप्रेसर में प्रेशर डाउन होता है कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, एक प्रेशर को मेंटेन करने के बाद वो फिर से बंद हो जाता है। तो वो हमेशा नहीं चलता रहता। एक बार उसमें हवा का प्रेशर, एयर का प्रेशर इंक्रीज करने के बाद में वो स्टोर हो जाती है, एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, और वो जो है टायर में भरता रहता है। फिर जैसे ही उसमें एनर्जी खत्म होती है तो दोबारा से कंप्रेसर ऑन हो जाता है और उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, जबकि लिक्विड्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। लिक्विड्स को जब तक हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो तब तक काम करेंगे। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि पंप को हमने थोड़ी देर के लिए ऑन किया, उसके बाद बंद कर दिया और पानी जो है छत पे चढ़ रहा है। पंप जो है वो पानी को अपने ऊपर जो वाटर टैंक होते हैं उसमें स्टोर करने के लिए हम पंप यूज करते हैं, जिससे हम लिक्विड को ऊपर सप्लाई करते हैं हाइट पे, एलिवेशन पे, और उसको प्रेशर भी इंक्रीज करते हैं। तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि पंप को थोड़ी देर के लिए हमने चलाया और फिर पानी जो है वो भर रहा है भर रहा है भर रहा है टंकी में। जितनी देर पंप ऑन रहता है उतने टाइम तक ही पानी जो है वो टैंक में जाता है, और जैसे ही पंप बंद होता है पानी जाना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होती। लेकिन कंप्रेसर में एनर्जी, एयर में या गैसेस में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं विद द कंप्रेशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर्स में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग टाइप की कैटेगरी के हिसाब से इनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। कंप्रेसर्स हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो कंप्रेसर्स हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। नंबर वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। ये क्या होते हैं? In these compressors, the pressure of gas is increased by decreasing its volume. In these compressors, the pressure of gas is increased by decreasing its volume. तो यहाँ पे हम गैस का प्रेशर कैसे इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में, उसके वॉल्यूम को कम करके। मतलब उसको कंप्रेस करते थे, दबा देते हैं, किसी एयर को या गैस को दबा देते हैं एक जगह पे, तो उसका वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वो जो जैसे अगर किसी पिस्टन सिलेंडर की हम बात करते हैं, तो पिस्टन सिलेंडर में अगर हमने सिलेंडर के अंदर एयर भर दी और पिस्टन से हम उसको दबा रहे हैं, तो पिस्टन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना अपनी जगह से, एक
एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसी डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। इस टाइप के कंप्रेसर्स को बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स, जिसमें वॉल्यूम को डिक्रीज करके उसको दबा के, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। तो in these compressors the pressure of gas is increased by decreasing its volume in a confined cylinder, एक closed cylinder में उसको बंद करके पिस्टन से दबा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं पिस्टन को, तो वॉल्यूम उसका कम हो जाता है और प्रेशर राइज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राइज इन प्रेशर इज ऑब्टेन्ड बाय पॉजिटिवली डिस्प्लेसिंग फ्लूइड टू ए लोअर वॉल्यूम। इसके एग्जांपल्स हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स जो कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के थ्रू सिलेंडर के अंदर एयर को भर के, गैसी गैस को भर के पिस्टन से उसको डिस्प्लेस करके उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं और प्रेशर राइज हो जाता है। तो इस तरह के कंप्रेसर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स, और इसके एग्जांपल्स होते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, जिसको हमें आगे डिस्कस करना है। सेकेंड टाइप के होते हैं डायनेमिक कंप्रेसर्स, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से सेकंड कैटेगरी है डायनेमिक कंप्रेसर्स। इसमें क्या होता है, इन दीज कंप्रेसर्स हाई काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू द फ्लूइड बाय अ रोटेटिंग एलिमेंट कॉल्ड रोटर। देखिए, पहले तो हम फ्लूइड को या किसी गैस को एक रोटर से पास कराते हैं, ठीक है, और उस रोटर को हम, जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी पिस्टन को दबाने के लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो यहां डायनेमिक कंप्रेसर्स में रोटर को रोटेट कराने के लिए वर्क करना पड़ता है। तो रोटेट उसको कराते हैं तो जो फ्लूइड है वो भी रोटेट होता है, तेजी से रोटेट होता है। तो अगर वो तेजी से रोटेट होता है तो मतलब हमने उसको क्या किया, उस गैस को हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी पहले तो, ठीक है, पहले हमने उस फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, फिर इस रोटर से हम उसको लेके जाते हैं एक डिफ्यूजर में। डिफ्यूजर एंड नोजल्स, ये क्या डिवाइस है, नोजल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो नोजल्स होते हैं, नोजल्स आर द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब हाई प्रेशर लिक्विड जो है वो नोजल में एंटर करता है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, प्रेशर उसका कम हो जाता है, उसकी प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, तो वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर निकलता है नोजल से। डिफ्यूजर जो है वो इसके अपोजिट होते हैं। डिफ्यूजर क्या होते हैं, डिफ्यूजर कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, इसके उल्टे होते हैं बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ डिफ्यूजर में फ्लूइड एंटर करता है, मतलब हाई वेलोसिटी के साथ वो एंटर करता है, और जब बाहर निकलता है तो उसकी वेलोसिटी जो है या काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर में, यानी कि वेलोसिटी कम हो जाती है और प्रेशर राइज हो जाता है। तो पहले हमने उसको एक रोटर में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी गैस को, और फिर वहां से रोटर के बाद उसको ले गए हम एक डिफ्यूजर में। डिफ्यूजर एंड नोजल्स आर द स्टेशनरी कंपोनेंट्स। स्टेशनरी, उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, उसका बनावट इस तरह की होती है, जब वहां से पास होता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। तो उसको फिर रोटर के बाद उसको डिफ्यूजर से पास कराते हैं, जहां पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एनर्जी में। तो वेलोसिटी के साथ एंटर करता है, वेलोसिटी उसकी डाउन हो जाती है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इस रोटर जो घूम रहा है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक एक्शन। तो इसी डायनेमिक एक्शन की वजह से इस तरीके के कंप्रेसर्स को बोलते हैं डायनेमिक कंप्रेसर्स, ठीक है। राइज इन प्रेशर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द डायनेमिक एक्शन ऑफ द गैस। तो वो डायनेमिक एक्शन उसको कहां पे मिला, रोटर में। पहले जब फ्लूइड आया तो उसको रोटर में पास करा के उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, और फिर उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया प्रेशर एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ ए डिफ्यूजर। तो इस तरह के जो डायनेमिक कंप्रेसर्स होते हैं उनके एग्जांपल्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स, ये दोनों टाइप के जो कंप्रेसर्स हैं वो डायनेमिक कंप्रेसर्स में आते हैं, जहां पे एक रोटर होता है और एक डिफ्यूजर होता है, जिसकी हेल्प से हम उसको एयर को या किसी गैस को कंप्रेस कर लेते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में उसकी जो डायरेक्शन है फ्लूइड की उसका डिफरेंस है। जो फ्लूइड है वो एंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, और एक्सियल जो उसकी एक्सिस है, कंप्रेसर की जो एक्सिस है उस एक्सिस के अलोंग एंटर करता है तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। बस इनमें ये डिफरेंस है, बाकी जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। डायनेमिक एक्शन की वजह से एयर कंप्रेस हो जाती है। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो एयर कंप्रेसर्स हैं उनको हमने क्लासिफाई कर लिया। सेकंड आते हैं जो प्रेशर डेवलप हो रहा है
उस प्रेशर, वो कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर डेवलप के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो एक होते हैं लो प्रेशर कंप्रेसर, जिनमें 10 बार तक हम जो है कंप्रेस करते हैं। ठीक है, जनरली हम इसको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे प्रेशर डेवलप के हिसाब से हमने बोला लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर कैटेगरी में वो आते हैं जिन जो लगभग 10 बार तक प्रेशर को, जो लो प्रेशर में वो उस कैटेगरी के आते हैं जो लगभग 10 बार तक प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो इस कैटेगरी में जनरली आते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरे टाइप के होते हैं मीडियम प्रेशर, जो लगभग 10 से 80 बार तक करते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं हमारे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स। और तीसरे आते हैं हाई प्रेशर के हिसाब से। तो हाई प्रेशर के हिसाब से जो आते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जो 80 बार से ज्यादा प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। ठीक है, तो प्रेशर कितना डेवलप कर रहा है कंप्रेसर, उस कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर, तीन कैटेगरी है, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर। लो प्रेशर मतलब अप टू 10 बार या 8 बार तक वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से हो जाता है। उसके बाद मीडियम पे अगर हम जाते हैं 10 to 80, तो उसके लिए एक्सेल फ्लो कंप्रेसर यूज करते हैं। हालांकि 80 तक इतना ज्यादा नहीं जाते हैं उसमें। ये जो प्रेशर रेंज होती है एक्सेल फ्लो कंप्रेसर से, हमें अगर डेवलप करना होता है प्रेशर, तो 20 बार से ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। 20 बार के ऊपर जनरली हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही यूज करते हैं। तो मीडियम रेंज जिनमें 10 से 80 बार के आते हैं, और हाई हाई में सिर्फ एक ही कैटेगरी आएगी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। लो में एक ही कैटेगरी आएगी, सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जो मीडियम वाली है 10 से 80 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जनरली हम इसको मान के चलते हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी आ सकते हैं इसमें दोनों, क्योंकि 50 बार के ऊपर अगर आपको चाहिए, वैसे इसमें 80 लिखा हुआ है, तब भी आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हाई प्रेशर के लिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होगा, और अगर लो प्रेशर चाहिए 4 बार 6 बार, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेशर रेशियो के हिसाब से। तो सेकंड कैटेगरी थी प्रेशर डेवलप कितना कर रहे हैं आउटपुट पे, और प्रेशर रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें, तो प्रेशर रेशियो क्या है, P2/P1। P2/P1 के हिसाब से देकर देखें, तो सबसे कम जो प्रेशर डेवलप करते हैं वो होते हैं फैन। फैन में कोई सी भी तरह का एक्चुअली प्रेशर इंक्रीज करने का कोई कंपोनेंट या कोई डिवाइस नहीं होता फैन में। फैन बेसिकली क्या करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, और वही काइनेटिक एनर्जी जब नीचे की तरफ वो आता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। वही जो फैन के पास जो एयर है, फैन ने उसको धकेल दिया तेजी से, तो नीचे आते आते, क्योंकि फैन तो डायनेमिक एक्शन की वजह से घूम रहा है, तो जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करी, और कोई डिफ्यूजर भी नहीं लगाया फैन के आगे। तो फैन ने तो उसको छोड़ दिया। ठीक है, फैलने के लिए, फैलने मतलब एरिया उसका जो है इंक्रीज हो रहा है। डिफ्यूजर में भी यही चीज होती है, एरिया इंक्रीज होता है, नोजल में एरिया डिक्रीज होता है। तो वो डिफ्यूजिंग एक्शन से, बहुत छोटा मोटा डिफ्यूजिंग एक्शन की वजह से जो वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर राइज हो जाता है। तो फैन में 1.1 या 1.2 इतना ही प्रेशर, क्योंकि फैन का पर्पस ही नहीं है ना, फैन का पर्पस प्रेशर रेशियो, प्रेशर को इंक्रीज करना है ही नहीं। लेकिन फिर भी फैन जो हवा फेंकती है उससे थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, लगभग 1.1 या 1.2 बार। तो प्रेशर रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें, तो 1.1 बार तक जो है वो फैन आते हैं, जिसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद आते हैं ब्लोअर। तो ब्लोअर की जो प्रेशर रेशियो की रेंज होती है वो लगभग 1.1 से 2.3 तक होती है, 2.3 तक। ठीक है, 2.3 या 2.2 या 2.4 तक, लगभग इसी के आसपास में ब्लोअर की रेंज रहती है। जो ब्लोअर आप यूज करते हैं, ब्लोअर हवा फेंकने के लिए, तो वहां पे क्या है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है थोड़ा सा, और काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए आपको। ब्लोअर का मतलब हवा फेंकना होता है ना। ब्लोअर जो छोटे छोटे आपने देखा होगा कि फर्नेस में भी यूज करते हैं कोयले को हवा देने के लिए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे ब्लोअर्स होते हैं, उनका जो प्रेशर रेशियो की रेंज होती है वो लगभग 1.1 से 2.2 या 2.3 के आसपास में होती है। और प्रेशर भी वो इंक्रीज करते हैं, और उसमें वेलोसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों का रोल होता है। जो ब्लोअर से जो हमें आउटपुट मिलती है, उस एयर में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मतलब ज्यादा तेज वेलोसिटी के साथ भी बाहर आएगी, और प्रेशर एनर्जी भी होगी, मतलब उसका जो प्रेशर होगा, जो एयर बाहर आ रही है, वो लगभग 2 बार के आसपास में होगा। तो ये आते हैं ब्लोअर। और तीसरे टाइप के होते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर में फिर इसके ऊपर आ जाते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, फिर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एंड देन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो 2.3 या 2.5 से ज्यादा का प्रेशर अगर चाहिए, तो वहां पे सिर्फ प्रेशर एनर्जी आपको मिलेगी आउटपुट पे, काइनेटिक एनर्जी नहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फैन की बात करें तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ब्लोअर की बात करें तो आउटपुट पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों टाइप की एनर्जी, और कंप्रेसर
2.5 से ज्यादा का अगर प्रेशर चाहिए तो फिर प्रेशर एनर्जी ही आपको उसके आउटपुट पे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब कितना वॉल्यूम वो हैंडल कर सकते हैं। तो मीटर क्यूब पर मिनट की हम बात कर रहे हैं। तो स्मॉल कैपेसिटी में आते हैं अप टू 9 मीटर क्यूब पर सेकंड स्मॉल कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी में 9 से 3000 और लार्ज कैपेसिटी में 3000 के ऊपर। ठीक है, तो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम कंप्रेसर को क्लासिफाई करते हैं तो मीडियम कैपेसिटी कंप्रेसर आते हैं जो कि 9 मीटर क्यूब पर मिनट का वॉल्यूम फ्लो रेट से कम तक के लिए डिजाइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद मीडियम कैपेसिटी में 9 से 3000 तक का, और फिर हाई वॉल्यूम के हिसाब से। तो इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रेशर तो ज्यादा देते हैं लेकिन वॉल्यूम कम प्रोवाइड करते हैं, वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी रेसिप्रोकेटिंग कम होती है। तो स्मॉल कैपेसिटी में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आ सकते हैं। ठीक है, मीडियम कैपेसिटी में सेंट्रीफ्यूगल, मीडियम कैपेसिटी में एक्सेल फ्लो कंप्रेसर्स, और लार्ज में 3000 से ऊपर उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर भले ही कम देते हैं लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा वो हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा उसका वॉल्यूम फ्लो रेट प्रोवाइड करते हैं भले ही उसका प्रेशर थोड़ा कम रहता है। और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जो होते हैं वो हमेशा बीच में ही रहते हैं, मीडियम में, प्रेशर भी लगभग मीडियम के बराबर और वॉल्यूम फ्लो रेट भी मीडियम के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है क्लासिफिकेशन कंप्रेसर का कंप्लीट होता है। तो चार तरह से अलग अलग हमने उसको क्लासिफाई किया। सबसे पहले किया वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जिसमें वॉल्यूम कम करके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और दूसरे डायनेमिक कंप्रेसर जिसमें डायनेमिक एक्शन पहले काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करके एक रोटर से और फिर डिफ्यूजर में उसको प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकेंड प्रेशर डेवलप के हिसाब से लो प्रेशर, हाई, मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर में आते हैं सेंट्रीफ्यूगल, मीडियम में एक्सियल और हाई प्रेशर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। उसके बाद आते हैं प्रेशर रेशियो के हिसाब से। तो प्रेशर रेशियो के हिसाब से फैन जो कि 1.1 या 1.2 का प्रेशर रेशियो देते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आउटपुट पे। उसके बाद ब्लोअर जो लगभग 1.1 से 2.3 तक का प्रेशर रेंज देते हैं और आउटपुट पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वेलोसिटी के साथ बाहर आता है। और उसके बाद कंप्रेसर्स हैं जो 2.5 से या 2.3 से ज्यादा प्रेशर के लिए यूज करते हैं और उसके आउटपुट पे सिर्फ प्रेशर एनर्जी होती है। देन लास्ट वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्मॉल कैपेसिटी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आते हैं जो 9 मीटर क्यूब पर मिनट से कम का वॉल्यूम फ्लो कराते हैं, और मीडियम कैपेसिटी में 9 से 3000 तक जिसमें एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आते हैं, और उसके बाद में लार्ज कैपेसिटी के हिसाब में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आते हैं जहां पे प्रेशर तो थोड़ा सा कम रहता है लेकिन वॉल्यूम वो काफी ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर्स। लार्ज में 3000 से ज्यादा का आता है।